की हो गया बहन जी? तुसी किस तरह जल गए? मैं तेनू क्या सी विआह ना कर तेरे जीजा जी ने मैंने चला दिता जी जल्दी अस्पताल लेके चलो। घबराओ नहीं, साह चल रही है ले। सोनिया, ये क्या कर दिया तूने है? उससे मैं अंजाम भी भूल गया। हुण की होएगा सोचिया? चलो चक्को चक्को कर ले, चलिए चलो उठो। जग्गी, पिंड वालों ने तुझे नहीं देखा है? चल उठ, पाचा, बाकी मैं सब संभाल लेना। उठ उठ उठ, चल उठ सोरिया हुण, चल उठ, मैं संभाल लेना सर, चल उठ। जल्दी करो, जल्दी आराम ना, आराम ना, तुसी अपने अपने घर जाओ जी, मेहरबानी करो। ले जाओ तुसी। बाहर खड़ी भीड़ में से किसी ने पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर नासिर हुसैन को इस हादसे की खबर कर दी। इंस्पेक्टर हुसैन तुरंत जोगिंदर के घर के लिए रवाना हो गए। ना ना पुत्र, बस बस थोड़ी देर हो है, अब आराम आ जाएगा पुत्र, गुरु पली करेगा, सब ठीक हो जाएगा पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी, हुण सोचने का वक्त नहीं है। बहन जी की हालत बड़ी नाजुक है, इन्हें अस्पताल लेके चलो। पुत्र जिंदगी के इंतजाम कर, बस आंदा ही होएगा। ले आ गया। वैद्य जी ने तुरंत आ जाना है, गड्डी भी साथ लानी है। बहन जी की बस्ती गल नहीं है, हमने अस्पताल लेके जाना है। पुत्र बैची नु एक बार लेप लगा लेने दे, बस फिर गड्डी च पा के अस्पताल ले जाने। पता नहीं तब तक बहन जी। ना ना पुत्र ना। प्रीतो दी गल सारे पिंड वालों ने सुनी होगी। फिर की होए? अब तक तो किसी ने जाके पुलिस को भी इतला दे दी होगी। वो देखो, जब पुलिस आए ना तो अपना मुंह बंद रखना, जो बात करनी है ना मैं करूंगा। भाऊजी, तुसी कहना चाहते हो कि ये प्रीतो तेरी बहन है तो मेरी भी तो कुड़ी है, मैनू भी अफसोस है। और लेकिन पुत्र, घर की इज्जत ऐसे सड़क पे नीलाम नहीं करते हैं। और वैसे भी तुम लोगों ने कौन सी कसर छोड़ी है? भाऊजी, तुसी जीजे नु बचाने बस बस बहुत हो गया। साहब जी है घर। हाँ भाई, कोई जिंदगी जा देख, वैद क्यों नहीं आया? जी सत श्री अकाल थानेदार साहब। इसे भी तो हॉस्पिटल करने लगे। जी वैद जी आ जाए, जरा लेप लगा दे तो फिर और सरदार जी, ये वैद जी के पास का रोग नहीं है। ओए जल्दी ले चले से देख। मैं भी बहन जी के साथ जाती हूँ। ये जल कैसे गई? जी चाय बना रही थी, स्टोव पे फट गया। ये साफा किसका सरदार जी?
ये साफा किसका है? ये तो जी जोगिंदर प्रात जी का है। जोगिंदर कहाँ है? प्रीतो, पुत्र, ऐसा किस तरह हो गया? आप जी, मैनू नहीं पता नानू की होया सी। बाहर बारात आ गई सी। देखो जी, छोटा भाई है तुहाडा, हुण नाराजगी छोड़ो, चल पड़ो। मैं तुहाडे लिए कपड़े निकाल के रखे है, तुसी पा लो। पानी 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 दे जरा मैं। हाँ जी, हुणे लाई। पानी लाई। लो जी पानी, लो जी जल्दी करो। ढोल बाजू से दिमाग बाहर था। अचानक इन्होंने मेरे ऊपर टिकट डाल दिया। मैं बाहर भागी जी। रब जाने इन्होंने की सोची। सारा कसूर मेरा ही सब बहन जी। जी मैं तुम्हारी गल मान लेंदी। भाई ना लाडो ना, रोना कुछ नहीं होती है। वेक मैंने ठीक हो जाना। आप कितना वक्त देते हैं? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। आधा घंटा? डॉक्टर अली, किसी मरते आदमी का बयान मजिस्ट्रेट के सामने लेना होता है, और इतनी देर में मैं मजिस्ट्रेट को नहीं बुला पाऊंगा। अच्छा, एक बात बताइए, उसकी दिमागी हालत कैसी है? क्या वो बयान दे सकती है? इंस्पेक्टर साहब, मैं तो खुद हैरान हूं कि इतना जलने के बाद भी उसकी दिमागी हालत बिल्कुल नॉर्मल है। उसे सब याद है, वो सबको पहचान रही है, अपने पिता, बहन। यानी कि उसकी दिमागी हालत बिल्कुल सही है? यस, 100%। तो फिर एक काम करते हैं, उसका बयान मुझे ही लेना होगा और आपको उसकी गवाही देनी होगी। ठीक है, कम क्विक। रब दा भरोसा रख पुत्रा, सब ठीक हो जाना है। माफ करिए, मुझे इनका बयान लेना है। ओ जी, इसकी हालत तो देखो, आपको बयान की पड़ी है। डॉक्टर डॉक्टर कुछ करो डॉक्टर। हालात समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये जरूरी ना होता तो मैं ये तकलीफ आपको नहीं देता। प्लीज। आपका नाम और उम्र? डाइंग डिक्लेरेशन यानी मरते आदमी का बयान एक मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लिया जाता है, लेकिन मनप्रीत मौत की कगार पर थी, इसलिए इंस्पेक्टर नासिर हुसैन ने वक्त न गंवाते हुए मनप्रीत का बयान खुद ही ले लिया। मनप्रीत ने इंस्पेक्टर को दोनों भाइयों के झगड़े, खेतों के बंटवारे से लेकर उसे जलाने तक की एक एक बात बताई। आप यहां पे अपना अंगूठे का निशान लगा सकती हैं। आइए, आपके सामने बयान लिया गया है, बतौर गवाह आप साइन करिए यहां पे। जी।
यहाँ। राम सिंह जी, इंस्पेक्टर नासिर हुसैन ने मनप्रीत के डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर जोगिंदर के खिलाफ अपनी पत्नी को जलाकर मार डालने का आरोप लिखा और जोगिंदर को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंचे। थानेदार साहब, जोगिंदर कहाँ है? वाहिगुरु जानदा जी, वो उस वक्त घर में नहीं था जब ये हादसा हुआ है। ये मैं खुद उसी से पूछ लूंगा। आप बस मुझे ये बताओ कि जोगिंदर कहाँ है? मैंने नहीं पता जी। देखिए सरदार सिंह, आप जुर्म छुपाने के चक्कर में लपेटे में आ सकते हैं। मुझे ये बताओ कि जोगिंदर कहाँ है? मैं क्या ना जी, मैनू नहीं पता, मैनू नहीं पता जी। बच्चा का नहीं सरदार जी, वो ढूंढ तो उसे मैं लूंगा ही। तुम जोगिंदर को पहचानते हो ना? आओ। आहो जी। चल 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 जल्दी आओ। अब बैठो भाई। हाँ भाई। जोगिंदर, तुम्हें अपनी बीवी को मारने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। हाँ, वो मर गई है। गिरफ्तार कर ले इसे। नहीं, मैं जग्गी नूं फांसी नहीं लगन देनी। पर बाबूजी, परजाई जी का बयान है, इंस्पेक्टर ने दस्तखत नहीं सकते मेरे भी, मैं क्या कर सकना? ओए इस तरह पल्ला ना चाड़। तुझे कहा था ना, बैर ना बढ़ा ना बढ़ा ना बढ़ा, बैर टाल दे। पता नहीं है जग्गी के गुस्से का, गुस्से में वो कुछ भी कर देता है। बाबूजी, जिसने फैन जी ने जलाया उसकी तरफ सारी चंगी गल नहीं आएगी। तो चुप कर रहे। तीतों के जलने का मुझे भी अफसोस है, लेकिन मैं जिंदे का स्यापा नहीं कर सकता। जग्गी मेरा पुत्र है, उसके वास्ते मेरा कोई फर्ज है। सुनो, मैंने वकील से सारी बात कर ली है। अदालत में जाके कह देना दस्तखत तेरे नहीं है, समझ गया है ना? हाँ जी। चलना, मैनू होर भी काम है। खबरदार, खबरदार जो तूने जीजे नू बचाया तो। वो बड़ा भाई है मेरा। ओए वाह, ओए वड्डी जल्दी याद आ गया तेनू। बड़ा भाई है तेरा। हुण याद आया है जब मेरी बहन जल के मर गई। राजी, तेनू मेरी सौ, मैंने फिर कुछ कर लेना है। राजी। नहीं जी, मैनू ते मालूम ही नहीं कि परजाई जी ने कोई बयान दिता सी। यानी मनप्रीत के डाइट डिक्लेरेशन पर आपके दस्तखत नहीं है? वो दस्तखत आपने नहीं किए? नहीं जी, वो ते थानेदार साहब ने कोई कानूनी काम बोल के सफा कागज पे दस्तखत लिए थे जी। योर ऑनर, दबाव में आकर गवाह अपना बयान बदल रहा है। योर ऑनर, जिस डाइंग डिक्लेरेशन पर दस्तखत तक ना हो, जो मजिस्ट्रेट की गैर मौजूदगी में लिया गया हो,
उसे सबूत बनाकर अदालत में कैसे पेश किया जा सकता है? इंस्पेक्टर नासिर हुसैन के पास इतना वक्त नहीं था कि वो मजिस्ट्रेट को बुला सके, इसलिए उन्होंने खुद ही बयान लिया। मनप्रीत का पूरा जिस्म जल चुका था योर ऑनर, इसीलिए वो अपने बयान पर अंगूठा तक नहीं लगा पाई। मौके की नजाकत और वक्त का तकाजा देखने की जरूरत है योर ऑनर। मौत की कगार पर खड़ी कोई औरत अपने पति पर झूठा इल्जाम क्यों लगाएगी? और डॉक्टर हक्सर अली इंस्पेक्टर नासिर हुसैन किसी बेगुनाह को फंसाना क्यों चाहेंगे जिसे वो जानते तक नहीं? जोगिंदर सिंह हर हाल में राजिंदर और अपनी साली अमरजीत की शादी रोकना चाहता था। उसने मनप्रीत से शादी रोकने को कहा और जब वो नहीं रोक पाई तो गुस्से की आग में अंधे होकर उसने अपनी पत्नी को ही जला डाला। मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि हालात के मद्देनजर इस डाइट डिक्लेरेशन को ही ठोस सबूत मान लें। हालात को मद्देनजर रखते हुए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जैसे स्टोव और गांव वालों को दिए मनप्रीत के बयान के मद्देनजर सेशंस कोर्ट ने मनप्रीत के बिना दस्तखत वाले डाइंग डिक्लेरेशन को प्राइमा फेसी एविडेंस मानते हुए जोगिंदर को मनप्रीत की हत्या का जिम्मेदार माना और उसे फांसी की सजा सुनाई। उधर घबराने की लोड़ नहीं है, हैं? मैंने वकील से बात कर ली है, तेरे को बड़ी अदालत में ले जाएंगे। मैं तेनू छुड़ा लेना है, मरन नहीं देना। किस वास्ते बाबू, किस वास्ते? बस बाबू, प्रीतो को मैंने मारा बाबू, मैंने उस प्रीतो को जिसने हमेशा मेरा साथ दिया, हर खुशी दी उसने मेरे को, उसको मैंने अपने अहम के रास्ते मार डाला। बाबूजी मैंने मरण दो, मैं नहीं कर रहा, मैं किसी अदालत में चले जा रहा था। पिंकू का सोचा है? सोचा है उसका? अब उत्तर माँ तो उसकी पहले ही मर गई है और मैंने भी कोई सारी उम्र तो बैठे नहीं रहना, मैंने भी चले जाना है माँ गुरु के पास। बाबूजी की होएगा मेरे बाद उसका है? की होएगा? दस सोच, जरा सोच, दस सोच। सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ महावीर सिंह ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने भी सेशंस कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए जोगिंदर को मनप्रीत की मौत का जिम्मेदार माना, लेकिन उसकी कम उम्र और बेटे का ख्याल करते हुए जोगिंदर की फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी। चलो बाबूजी, महावीर सिंह अपने पोते पिंकू के साथ अभी भी गुरदासपुर में रह रहे हैं। राजिंदर और अमरजीत भी गुरदासपुर में ही रहते हैं, हालांकि जमीनें अभी भी बटी हुई हैं। जोगिंदर पंजाब की एक जेल में उम्र कैद काट रहा है। वो सन 2003 में जेल से रिहा हो सकेगा, लेकिन उस घर में जाने की उसकी कोई इच्छा नहीं है जहां उसने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया था। मुझे भी पेंसिल दे दियो तू। हाँ मैं स्कूल में दे दूंगा। और ठीक है, और कॉपी रख लेगा तो ना तू? हाँ नहीं दो। ये लो देव की, जल्दी करो, अपना टिफिन रखो। ये क्या माँ, फिर से रोटी और सब्जी? कभी सैंडविचेस भी तो बना दिया करो। बेटा सैंडविचेस से कोई पेट नहीं भरता है, समझ में आई? और सुबह सुबह कोई नखरे नहीं, जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। माँ मैं दूध नहीं पीऊंगा।
तुम्हारा तो रोज की यही बात रहती है। ये लो अपना बैग, जल्दी करो। अच्छा भाई, बाय पापा। बाय पापा। बाय बाय। अगर 10 मिनट पहले उठ जाओगे तो कम से कम नाश्ता खाने का टाइम तो मिलेगा तुम्हें। जल्दी तो तुम मचा रही हो, रख दो, मैं खा लूंगा। ये मधु कौन है? मधु? क्यों? आप नींद में उसका नाम बड़बड़ा रहे थे। क्या पता, मधुबाला की याद आ गई होगी। मधुबाला? मुगले आजम वाली बॉबी में लगी है, चल के देख लेंगे। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे अपना नाश्ता तो करते जाइए। डिस्पेंसरी में कर लूंगा। ये क्या तरीका है? चोरों वाला, एक दिन ऐसे ही उठा कर ले जाऊंगा तुझे। और उठाकर कहाँ ले जाओगे? आज गायत्री पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। उसको पता है? क्या पता, शायद नहीं। सुनो, अब आलम तो यह है कि सपने भी तुम्हारे आने लगे हैं मधु। अच्छा। सुबह पहले तो मैं घबरा गया था। फिर क्या, फिर बस बात को टाला और भाग लिया। अपनी बीवी से इतना ही डरते हो तो सपने कम देखा करो। मधु मधु मधु, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुमको कोई और डायलॉग नहीं आता क्या? चकनी को वही रिकॉर्ड बजाते रहते हो। मधु मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मधु मैं तुम्हारे बिना मर नहीं सकता। कभी कुछ किया भी है? बोलो ना, मुझे क्या करना है मधु? अच्छा कुछ नहीं करना, अभी वो छोड़ो। फाइल कहाँ ले जा रहे हो? जी वो रखो इसे यहाँ, जाओ यहाँ से, अपने काम में ध्यान रखा करो। जी जाओ और जाकर देखो कोई पेशेंट है कि नहीं। एक सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर के तौर पर काम करने वाले रामचंद्र का वहीं की नर्स मधु के साथ 6 महीनों से प्रेम संबंध था। मधु की 5 साल पहले एक सरकारी महकमे में काम करने वाले क्लर्क मदन से शादी हो चुकी थी, पर इससे रामचंद्र के साथ उसके संबंधों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या बात है, नाराज हो क्या? नाराज नहीं तो क्या बात है? कोई बात नहीं है। बताओ ना क्या बात? मदन, सारी जिंदगी कैसे ही गुजर जाएगी यूं ही उम्मीद लगाए, कुछ बदलेगा नहीं। हर रोज काम पे जाओ, घर आओ, खाना खाओ और सो जाओ। क्या चाहिए तुम्हें? सरकारी मकान के अलावा हमारी जिंदगी में और है ही क्या? तुम खुश नहीं हो? क्या कमी है? तुम्हारे लिए इतना ही काफी है क्या? नहीं, एक कमी है। क्या? मुझे बच्चा चाहिए। बाप बन जाऊं तो सारी कमी पूरी हो जाएगी। मैं मजाक नहीं कर रही थी। मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूं, सच। सारी कमियां पूरी हो जाएंगी। तुम्हारे प्यार के लिए तो 10 जिंदगियां भी कम है। इतना प्यार करते हो मुझसे? तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूं। अच्छा, क्या कर सकते हो? तुम बोलो, क्या करना है? जो मैं कहूंगी करोगे? बोल के देखो। अच्छा, सर के बल खड़े होकर दिखाओ। ले, अरे किसी का खून करने के लिए कहा होता, किसी का कत्ल करने के लिए कहा होता। हाँ, ये सर के बल तो सही। ये लो। अच्छा, मैं मांगे बस करो, बस करो। सारी रात ऐसी खड़ा।
अरे छोड़ो भी। कल डॉक्टर ने कुछ कहा तो नहीं? मलेरिया लगता है। ब्लड टेस्ट लिख रहा हूं, आज ही करवा लेना। ये गोलियां नाश्ते के बाद और रात के खाने के बाद। रामचंद जी, इन्हें दिखाओ कहां ब्लड टेस्ट होता है। आइए। नेक्स्ट पेशेंट कोई है तो भेजो। सर और पेशेंट्स नहीं है। क्या बात है सर? बस सर में दर्द है। आप कहें तो मैं दबा दूं? देखो मधु, तुम अपने काम से मतलब रखो। ये तुम्हारी आखिरी बदतमीजी जो मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। ये डिस्पेंसरी है, कोई दिस इज योर लास्ट वार्निंग। सर मैं तो सिर्फ सर दबा रही थी और आप भी मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे। शट अप। क्या सोच रही हो? सोच नहीं रही हूँ, बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या? अपनी बेइज्जती। साला हरामजादा, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। किसकी तारीफों के पुल बांध रही हो भाई? मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। हुआ क्या है? डॉक्टर मोहिंदर, उसकी जबान कुछ ज्यादा ही तेज चलने लगी आजकल। उसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। इतनी सी बात के लिए मूड मत खराब करो अपना। मैं उसे देख लूंगा। ये दारू से ठीक कर। ओफो यार, तू मम्मी मुझे आके लेट बता। हां, और रोज कहाँ पे सोता है? यही सोता है ना? चल जल्दी कर, सुबह स्कूल के लिए देर हो जाएगी सबको। जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो। अब सो भी जाओ। ओफो, तकिया देखता तो है नहीं, सारे तकिया लेके बैठो। तू चुप रह, साले तो लेट। सुनिए, वो बच्चे कह रहे थे कि बहुत दिन से आप हमें कहीं घुमाने नहीं ले गए। इस इतवार को ले जाएंगे जरूर। अरे रामचंद भाई, जरा माचिस दोगे? अच्छा चलता हूँ। क्या ढूंढ रहे हो? माचिस नहीं है। एक मिनट, मैं सिगरेट जला के आता हूँ। भाई साहब माचिस है क्या? ऐसे क्या घूर रहा है भाई? मेरी बीबी है, हुआ नहीं? नमस्ते रामचंद जी। नमस्ते मधु जी। अच्छा, आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं? रामचंद जी मेरी डिस्पेंसरी में काम करते हैं। इनको देख के चौंक क्यों गए थे भाई? नहीं, चौंका नहीं था, बस वो उम्मीद नहीं थी कि इनको यहाँ देखूंगा मैं। अकेले आया? नहीं नहीं, बीवी बच्चे भी हैं। आइए मिलवाता हूँ आपको। आइए। हाँ। आइए आइए सर। ये है मेरी बीवी गायत्री और ये मधु है, मेरी डिस्पेंसरी में काम करती हैं। जी नमस्ते। और ये मदन, मेरे पति। नमस्ते। नमस्ते। मुझे लगता है इन्हें आपका नाम बहुत पसंद है। जी? ये नींद में अक्सर किसी मधु का नाम बड़बड़ाते रहते हैं। कुछ भी बक देती हो तुम।
मैंने तुम्हें बताया नहीं था, वो मुगल आजम की मधुबाला मैं पसंद करता हूँ उसे, उसका नाम मैं लेता। अच्छा। बच्चों, वैसे हमारी मलका आलम भी मुगल आजम की मधुबाला से कम नहीं है। ये है देवकी, ये है दीपू और ये राजू, मेरे बच्चे। नमस्ते नमस्ते, क्या खेल रहे थे? जी अच्छा अब हम चलते हैं। जी चलें? अच्छा बाय बाय। चलो बच्चों हम भी चलेंगे अब। चलो चलो अपने सामान बांधेंगे। आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। रामचंद्र जी, पर्ची पर क्या लिखा हुआ है? 2 गोलियां बीडी 5 दिन के लिए। कितनी हुई कुल? 10 हुई। और तुम कितनी लाए हो? क्यों, कितनी है? 8 है। ध्यान कहाँ रहता तुम्हारा? काम करने आए हो या? देता हूं। नेक्स्ट, दूसरे पेशेंट को भेजो। साहब देखिए, आप लोगों के सामने हमको डांटते हमको अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, तुम बड़े लाट साहब हो ना? तुम मुझे बताओगे कि बात कैसी करनी है? अगर डांट नहीं सुनना चाहते हो ना, तो काम में ध्यान लगाया करो। या आज मधु नहीं आई है इसलिए तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा है? डॉक्टर मोहिंदर को रामचंद और मधु का बर्ताव कुछ ज्यादा ही खटकने लगा था। इस बारे में उन्होंने हेड ऑफिस को एक रिपोर्ट बनाकर भी भेजी, पर वहां से कोई जवाब नहीं आया। बहरहाल डिस्पेंसरी का काम ठीक ठाक चले, इसलिए डॉक्टर ने फैसला कर लिया कि रामचंद को दिन की जगह रात की ड्यूटी दी जाए। सब आखिरी मौका साहब। साहब मेरी बीवी बीमार है, उसको अस्थमा है, उसके रात में देखभाल करनी होती है साहब। मैं रात की ड्यूटी नहीं कर सकता। और ज्यादा मुसीबत आएगी तो तुम अपनी बीवी को मारी डालोगे शायद। अभी तो तुमने सिर्फ बीमार बताया उसे। साहब तुम जैसे वो जात को मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूं। मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैंने अपना फैसला कर लिया है, चले जाओ यहां से। साहब मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा हेड ऑफिस में। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? चले जाओ यहां से। मधु क्या है? कोई देख लेगा। छोड़ो मुझे। तो देख लें दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। छोड़ो ना। बताओ क्यों आए हो? देखो मौका आ गया है डॉक्टर से बदला लेने का। बहुत फुदक रहा है साला। कैसे? उसने मेरी अर्जी नामंजूर कर दी है। अच्छा मतलब बदला कैसे ले? देखो मैं हेड ऑफिस में कंप्लेंट करूंगा उसकी। मैं लिखूंगा कि उसने मेरी शिफ्ट चेंज करी क्योंकि वो तुम पर बुरी नजर रखता है, तुमसे छेड़छाड़ करता है। बस तुम मेरा साथ देना। देखो तुमसे अगर कोई पूछे तो बढ़ा चढ़ा के बताना। कोई आ रहा है, मैं चलती हूँ। सुनो, मेरा साथ दोगी कि नहीं? कोई बुला रहा है ना? तुम मेरा साथ दोगी कि नहीं? हाँ छोड़ो अभी। कपक चुरी उंगली कट गई। डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, हॉस्पिटल चलते हैं। इससे बहुत खून निकल रहा है। तुम कुछ हो ना जाए। चलो, क्या सोच रही? चलो। छोटी तो खरोच है, ठीक हो जाएगी। तुमको क्या हुआ है? हाँ? आज से तुम सब्जी मत काटना। वादा करो कि छुरी को हाथ में नहीं लगाओगी। अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाएगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, पर इसमें छुरी का क्या दोष था? उसे क्यों मार डाला? एकदम पागल हो तुम। हाँ, तुम्हारे प्यार में।
मॉर्निंग सर। क्या छिपा रहे हो? कुछ नहीं क्या है? कुछ नहीं सर, वो तो दिखाओ। अच्छा हुआ कि तुमने खुद देख लिया। तुम्हारे और रामचंद्र के खिलाफ हेड ऑफिस शिकायत मैंने लिखी थी। तुम्हें डिसमिस करने में हेड ऑफिस को बिल्कुल देर नहीं लगेगी। ये आखिरी वार्निंग है, संभल जाओ, सुधर जाओ। सर आप तुरंत जा रहे हो? नहीं, कहो क्या बात है, जल्दी करो, देर होगी तो मदन 100 सवाल पूछेगा। कैसी हो? बहुत याद आती है तुम्हारी। इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है, बताओ क्यों बुलाया है? ये पढ़ो। क्या है ये? पागल हो गए हो तुम? मेरे बारे में ये सब अगर सच पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। क्यों? देखो मधु, तुमने कहा था कि तुम मेरा साथ दोगी। मेरा यकीन करो, कुछ नहीं होगा। उसको सबक सिखाने का बस यही एक तरीका है। मेरी इज्जत का कचरा निकाल कर तुम उसे सबक सिखा रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। देखो मधु, एक बार वो डॉक्टर सस्पेंड हो जाएगा तो कुछ ही दिनों में सब कुछ भूल जाएंगे लोग। अगर मदन को पता चल गया तो? मदन से ज्यादा मैं तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हें मेरा ख्याल नहीं है? अपनी औकात में रहो। तू मुझे औकात याद दिला रही है? तू तो टके की रख है। ज्यादा होशियारी मत करना। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम्हारे और अपने रिश्ते का पोस्टर लगवा दूंगा पूरे शहर में। सारा शहर थूकेगा तुझ पे। तुमने भी मेरा प्यार देखा है, नफरत नहीं देखी है। बहुत ख्याल है ना तुझे मदन का, है? मैं खुद जाऊंगा, मदन को बताऊंगा कि कैसे बिस्तर गर्म करती रही तू मेरा। के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, समझे? मधु इस बात से घबरा गई कि अगर मदन को उसके रामचंद्र के साथ संबंध का पता चला तो वो उसे मार डालेगा। इसलिए उसने फैसला किया कि वो मदन को रामचंद्र के खिलाफ भड़का देगी। मदन, आजकल मुझे बहुत डर लगता है। डिस्पेंसरी में कोई मुझे डराता है। कौन है वो? क्या कहता है? बताओ क्या कहता है? मुझे छेड़खानी करता है, मुझे छूता है, कहता है अगर मैंने किसी को कुछ कहा तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? बोलो, पहले क्यों नहीं बताया? डर था कि तुम मुझे डांटोगे, नौकरी छोड़ने के लिए कहोगे। मैं तुमसे क्यों कुछ कहूंगा? तुम तो मेरी जिंदगी हो, हैं? बताओ कौन है वो? मिले उससे। हैं? मिला मुझसे? क्या नाम है उसका? बोलो क्या नाम है? रामचंद्र। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मदन, कहाँ जा रहे हो? जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाए उसे जीने का कोई हक नहीं है। मदन, उसे रास्ते से हटाने से पहले बहुत सोच समझ कर कदम रखना होगा। बहुत सोच समझ कर। एक बेटे तेरा कहाँ है? वो है सामने वाला। सामने उसी की लड़की खेल रही है। अच्छे से आपके पास। पापा घर में है तुम्हारे? अरे अंकल, आप तो उस पार्क में मिले थे ना? कौन है देवकी? रामचंद्र है? नहीं,
नहीं, उसे कहना मैं आया था, वो फिर आऊंगा। आपको उनसे कुछ कहना है? मुझे जो कहना है मैं उसी से कहूंगा। आज मैं गया था कहाँ? रामचंद्र के यहाँ। क्या? कुछ कहा उसने तुमसे मेरे बारे में? नहीं, बच गया, घर पे नहीं था। मदन, तुम सब कुछ गड़बड़ कर दोगे, बिना सोचे समझे कुछ भी करते हो। क्यों गए थे वहां? मैंने सोचा एक बार धमका दूं, शायद समझ जाए। वो कुछ नहीं समझेगा, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। उसे रास्ते से हटाना होगा, पर हमारे पास बंदूक, मैं कल तक बंदूक का इंतजाम कर सकती हूँ। और अगले संडे वो लोग रात को बाहर सोते हैं, अंधेरे में जाकर सिर्फ निशाना लगाना होगा, बस। बाहर सोते हैं? हाँ। क्यों? तो अगले संडे का इंतजार क्यों करूं? आज ही क्यों नहीं? मधु, मधु, मिट्टी का तेल कहाँ है? अरे मिट्टी का तेल ये। आज मैं ये कहानी और तुम्हारा डर हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। संभल कर, जल्दी आना। मदन, मदन क्या हुआ? क्या हुआ बोलो? मुझे बचा लो। क्या हुआ? बच गया हूँ। अब मुझे पकड़ के ले जाएंगे, मुझे मारेंगे। नहीं, नहीं, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। हम बहुत जल्दी यहाँ से भाग जाएंगे, हम बहुत दूर चले जाएंगे। आपको इस हादसे के बारे में कुछ मालूम है? कल रात मैंने एक आदमी को भागते हुए देखा था। वो कल सुबह इनके घर भी आया था। रात को भागते समय वो मेरी चारपाई से टकराकर गिर पड़ा था। उसने काली पैंट और सफेद शर्ट पहन रखी थी।
कौन था वो? कहाँ रहता है? इस बारे में तो यही लोग बता सकते हैं। आप मुझे इस हादसे के बारे में कुछ बताएंगे? एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया हमारे लिए। दीपू मर गया और डॉक्टर कहता है देवकी भी। आपके पड़ोसी का कहना है कि कल रात कोई आदमी उससे टकराया था और वही आदमी कल सुबह आपके घर भी आया था। कौन था वो? मदन, मधु का पति मदन। उसी ने किया है, उसी ने किया है। पकड़ लो। हाँ देवकी, सारे बदन में दर्द होता है। एक मिनट, जरा मुझे बात करने देंगे प्लीज। एक मिनट। हाँ बोलो बेटे, कल रात तुमने क्या देखा? वो अंकल थे। हाँ, कौन थे बेटे? मदन अंकल। हाँ हाँ, क्या किया? बहुत दर्द हुआ। हाँ बोलो बेटे। राजू को भी बहुत दर्द हुआ। मैंने पापा को बुलाया। अब बोलो। मेरे बच्चे कौन है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैंने सब तैयारी कर ली है। हम लोग आज ही बनारस चले जाएंगे, वहां जाके किसी आश्रम में रहेंगे। तुम जाके तैयार हो जाओ। लेकिन दफ्तर तो जाना होगा, तुम्हें भी और मुझे भी छुट्टी की अर्ज देनी पड़ेगी। जो जरूरी होगा वो हम करेंगे। हाँ, तुम अभी तैयार हो जाओ। उसी दिन दोपहर में जब पुलिस मदन को गिरफ्तार करने उनके घर गई, वो दोनों तब तक भाग चुके थे। उनके घर की तलाशी में पुलिस को खून के धब्बों वाली सफेद कमीज और मिट्टी के तेल का डिब्बा मिला। पुलिस ने मदन और मधु को फरार घोषित कर दिया। सारे रिश्तेदार बस एक ही बात पूछते रहते हैं, क्या दुश्मनी थी उसकी हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ? क्या जवाब दूं? बहुत बुरी सजा मिली है मुझे मेरे पापों की। सजा तो मुझे मिली है। मैंने अपने बच्चों को चलते हुए देखा है। मुझे माफ कर दो गायत्री। मत छो मुझको, दूर रहो मुझसे। क्या चाहते हो तुम कि मैं भूल जाऊं कि तुमने मुझे धोखा दी? तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों की जान गई। नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती।
इसी दौरान पुलिस को यह खबर मिली कि मदन और मधु बनारस की एक धर्मशाला में हैं। उसी दिन पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उनको लखनऊ लाया गया। मदन, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। मधु कहाँ? ठीक है ना, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो बिल्कुल ठीक है। मदन, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी पत्नी मधु और रामचंद के बीच कुछ चल रहा था? क्या क्या चल रहा था? है? क्या चल रहा था? है? क्या चल रहा था? बाबा बताओ। मदन, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मदन, मेरी बात सुनो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दोगे तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। सच ये है कि वो मेरी बीवी को डराता था, उसे छेड़ता था। बस सुन लिया सच है? अब जाओ यहाँ से, जाओ, चले जाओ। मदन, नहीं सुनना, जाओ, जाओ। मुझ में हिम्मत नहीं है उन्हें सच बताने की, और आप भी मत बताइएगा। आपके कुछ पड़ोसियों ने पुलिस को बयान दिया है। उस रात उन्होंने बहुत कुछ देखा। आपको घर के बाहर, घर के अंदर, ऊपर नीचे चक्कर लगाते हुए और आपके पति को लौटते हुए। वकील साहब, कुछ भी कीजिए, हमें यहां से निकाल लीजिए। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं आपको एक चेतावनी दे दूं, आपका केस बेहद कमजोर है। वकील साहब, ऐसा साबित नहीं हो सकता कि उस रात हम यहाँ थे ही नहीं। उस रात देखा है लोगों ने आपके पति को। यशपाल ने आपके पति को सफेद शर्ट और काली पैंट पहने हुए देखा है। यहां तक कि आपके पति को चोट लगते हुए भी देखा है। वो सफेद शर्ट और काली पैंट आपके घर से मिल चुकी है, और उस शर्ट के ऊपर जो खून के धब्बे हैं वो आपके पति के खून से मिलते हैं। देवकी ने भी मरते समय आपके पति का नाम लिया है। समझ में नहीं आता क्या करें। बुरे से बुरा क्या होगा? आपको उम्र कैद, उन्हीं की मदद करने के लिए, और आपके पति को फांसी। मुकदमा सेशंस कोर्ट पहुंचा। बहस 3 साल चली। प्रोसिक्यूशन ने यह साबित कर दिया कि मदन और मधु का इस हादसे में हाथ है। मधु को इस जुर्म के लिए उम्र कैद और मदन को फांसी की सजा सुनाई गई। मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालना चाहते हैं। मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालना चाहते हैं। मदन और मधु ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन दोनों अदालतों ने सेशंस कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। भाई साहब, एक बीड़ी पिला दो। बीड़ी? ये लो। ये मत बताना मैंने दी बीड़ी। चलाओ। और जलाना। जल्दी आ जाओ, मैं जाऊंगी। बचाओ, बचाओ। मुझे जला रहे, ये मुझे जला रहे, ये मुझे जला रहे। मधु बचाओ, मधु बचाओ, बचाओ। डॉक्टरी जांच में पता चला कि मदन की दिमागी हालत पर काफी असर हुआ है। भारतीय कानून के मुताबिक किसी ऐसे व्यक्ति को फांसी नहीं दी जा सकती जिसका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ हो। इसलिए जरूरी था कि मदन को फांसी देने से पहले उसका पूरा इलाज हो। लिहाजा उसे रांची के पागलखाने में इलाज के लिए भेज दिया गया। उसको ठीक क्यों कर रहे हैं? उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? देखिए, इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है।
डॉक्टर्स कहते हैं कि ठीक होने में अभी वक्त लगेगा, और अभी वो पूरी तरह तो ठीक है नहीं। उसकी फांसी का ख्याल दिन रात मुझे मारता रहता है। काश कि मैं उसे बचा पाती। हम एक काम कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रहम की अपील कर सकते हैं। बहुत अच्छी है, तुमने मुझे बचा लिया, पर मैं कभी नहीं मरूंगा। और हम अब साथ रहेंगे। फिर दूर के चल के मुझे जाएगा। मधु ने योर लॉर्डशिप, मेरी अदालत से गुजारिश है कि मुलजिम को फांसी पे न चढ़ाया जाए, क्योंकि वो पहले ही 10 साल की सजा काट चुका है। 10 साल की सजा यानी उम्र कैद की सजा से सिर्फ 4 साल कम। मेरे हिसाब से इतनी सजा काफी है। कानून में सजा का मतलब मुजरिम को सुधारना होता है, ना कि उससे बदला लेना। योर लॉर्डशिप, ऐसा करने से हम समाज को क्या संकेत दे रहे हैं? कोई भी अपराधी जुर्म करके पागल होने का नाटक करेगा और सजा से बचने की कोशिश। और मदन अग्रवाल की फांसी की सजा ये अदालत पहले ही बरकरार कर चुकी है। मुझे नहीं लगता कि पिछले 8 सालों में ऐसा कुछ बदला है या मदन का जुर्म कुछ कम हुआ है। योर लॉर्डशिप, हमें मदन अग्रवाल के डर को समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। फांसी का डर जिसने उसे 8 साल तक पागल बनाए रखा, सजा से ज्यादा भयानक होता है सजा का डर, और यह सजा वो पहले ही भुगत चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मधु की अपील को नामंजूर कर दिया। इस बीच मदन को पागलखाने गए 8 साल हो चुके थे। उसकी शारीरिक हालत बद से बदतर हो गई थी, लेकिन डॉक्टर्स का ऐसा मानना था कि उसकी दिमागी हालत में सुधार हो गया है। उसे वापस जेल भेज दिया गया। हार गई मदन, तुमको बचाने के मुझे माफ कर देना। मुझे याद करते रहना, हम जरूर मिलेंगे। हादसे के 11 साल बाद मदन को फांसी दे दी गई। अपने आप में यह खास केस था जहां सजा सुनाने के इतने साल बाद किसी को फांसी दी गई। जेल से छूटने के बाद मधु कहां गई या आजकल कहां है, किसी को पता नहीं। रामचंद और गायत्री आज भी लखनऊ में अपने बेटे राजू के साथ रहते हैं। राजू की अब शादी हो चुकी है, लेकिन गायत्री ने आज तक रामचंद को माफ नहीं किया है।